हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू वर्टिकल बैलेंस शीट। पिछले वीडियो में हम लोग ने वर्टिकल बैलेंस शीट का सोल्यूशन के फॉर्मेट के अंदर जो सब हेडिंग्स है उनके अंदर क्या क्या जाएगा वो सब कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आपको क्विक रिवीजन दे दूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमारा सोल्यूशन का फॉर्मेट जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड था, सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड के दो मेन हेडिंग्स थे, शेयर होल्डर फंड, बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन सब हेडिंग्स थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट। प्रॉब्लम ये है कि सब में शेयर कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, शेयर कैपिटल के अंदर भी कई सारी चीजें जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो वहां हम लोग क्या मार्किंग करेंगे? शेयर कैपिटल। जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व सब में दिया रहेगा, हम लोग वहां क्या मार्किंग करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। उसी तरीके से बोरोड फंड के अंदर दो पार्ट आते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर डिवेंचर्स, बैंक लोन वगैरह वगैरह जाता है, तो हम लोग यही मार्किंग करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात करें तो इसके अंदर तीन मेन हेडिंग्स थे। सबसे पहले बार पार्ट था फिक्स्ड एसेट, जिसके दो अलग अलग तरीके और हैं, टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट्स और फिर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमें जब इन सबको प्लस करते थे तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मिल जाया करता था। ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ये सारी चीजें जाती हैं। सिक्योर्ड लोन की बात करें तो डिवेंचर्स, बैंक लोन। अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट। फिर हमने डिस्कस किया था कि कितने तरीके के एसेट्स हैं। ठीक है। फिर हमने करंट लाइबिलिटी के अंदर क्विक, नॉन क्विक लाइबिलिटी को कैसे पहचानना है वो किया था। एंड अब हम शुरू करते हैं मेन हमारा जो एग्जाम्पल है उसके साथ। तो देखिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जब तक सोल्यूशन का फॉर्मेट आपको याद नहीं है, आपको ये याद नहीं कौन सी चीज किसके अंदर जाती है, तब तक सम करके कोई मतलब नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये सारी चीजें कर ली है। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। एक बैलेंस शीट दिया है। वैसे ये बैलेंस शीट हम लोग 12th स्टैंडर्ड में खुद प्रिपेयर किया करते थे। ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल और टी फॉर्मेट का बैलेंस शीट बना बनाया दिया है, और ये लोग चाहते हैं हम लोग क्या करें, प्रेजेंट द अबव बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। इसी बैलेंस शीट को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, ओके। तो चलिए मार्किंग करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अंदर जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसके अंदर जाएगा? शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स जाएगा सिक्योर्ड लोन। जर्नल रिजर्व जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व जाएगा अगेन रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैंक लोन जाएगा सिक्योर्ड लोन के अंदर। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, वो भी क्विक करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, बट ये नॉन क्विक है। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी तो है बट क्विक। प्रपोज डिविडेंड अगेन करंट लायबिलिटी है, क्विक। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिया है। डेप्रिसिएशन हम लोग नॉर्मली फिक्स्ड एसेट से माइनस कर दिया करते थे, इस समय भी यही करेंगे। जो हमारा एसेट्स का टोटल होगा उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोविजन माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। बात करते हैं अब एसेट साइड की। तो एसेट साइड पे कैश इन हैंड दिया है, करंट एसेट है, कौन सा वाला? क्विक। कैश एट बैंक करंट एसेट है, कौन सा वाला? क्विक। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट है, तो मैं एफए लिख देता हूँ। एफए मतलब फिक्स्ड एसेट मत समझना, फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, ओके। गुडविल, देखो गुडविल इज इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो मैं IFA लिखता हूँ। बिल्डिंग टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है, तो मैं TFA लिखता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही जाएगा। फर्नीचर अगेन TFA, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। प्लांट एंड मशीनरी अगेन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। डेटर्स करंट एसेट है, वो भी कौन सा वाला? क्विक। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, नॉन क्विक। ओके। स्टॉक अगेन करंट एसेट है, नॉन क्विक। कॉल्स इन अरियर्स हमें इक्विटी में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 3,90,000, कॉल्स इन अरियर्स है 10,000। इसका मतलब हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना? 3,80,000, जो मेन हमारे बैलेंस शीट फॉर्मेट के अंदर जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये फिक्टिशियस एसेट है, मैं FA लिख देता हूँ। FA स्टैंड्स फॉर फिक्टिशियस एसेट। ओके, सो हमने सारी मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद हमें इसे सोल्यूशन के अंदर पुट करना है, इनकी सारी वैल्यूज। कैसे पुट करना है देखते हैं।
सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड्स। ओके, सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर सबसे पहला हेडिंग क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। ओके, सबसे पहला हेडिंग शेयर होल्डर फंड। प्रॉब्लम ये कि ना सम में शेयर होल्डर फंड नहीं दिया होता ना तो मैं डायरेक्टली ये वाले कॉलम में लिख देता और सम शुरू कर देता, बट शेयर होल्डर फंड नहीं दिया। शेयर होल्डर फंड के अंदर दिया है 3 पार्ट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, सो अगर सब में शेयर कैपिटल दिया होता ना तो मैं डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ, बट प्रॉब्लम ये कि शेयर कैपिटल भी नहीं दिया। ओके, सो शेयर कैपिटल के अंदर की चीजें हमें दी गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है सब में इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और हम लोग को दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, सो ये दोनों हमें कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा? फर्स्ट कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अगर शेयर होल्डर फंड दिया होता तो मैं डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके अंदर जो सब हेडिंग है शेयर कैपिटल दिया है तो मैं डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ, बट प्रॉब्लम ये कि इसके भी अंदर के सब हेडिंग्स दिए हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ओके, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल सब में दिया था 3,90,000, जिसमें से 10,000 हमें माइनस करना था कॉल्स इन अरियर्स का। सो व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी कितना है? 3,80,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा 3,90,000, कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पर है 10,000। सो हमारे लिए हमारा इक्विटी कितना है? 3,80,000। ठीक है, ओके, बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, तो मैं लिख देता हूं 2 लाख। अब ध्यान से देखना, इसका जो टोटल आ रहा है ना 5,80,000, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 5,80,000 है क्या? 5,80,000 इज शेयर कैपिटल, जो सेकंड कॉलम में जाना चाहिए था, अभी भी सेकंड कॉलम में ही आया है, बट हमने क्लासिफाई करके बताया कि शेयर कैपिटल में से इक्विटी कितना है और प्रेफरेंस कितना है। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। अब देखो ये था हमारा शेयर होल्डर फंड के अंदर का ए पार्ट। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर का बी पार्ट। बी पार्ट के हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब सब में जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं सब इसके अंदर आएंगे। वैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी नंबर क्या है? 2, बिकॉज देखो शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है, इसका नंबर 2 है, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर ही रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, तो ये भी कौन से कॉलम में जाना चाहिए? सेकंड कॉलम में जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके भी अंदर की चीजें हमें दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल सब में दिया है जर्नल रिजर्व, सब में दिया है कैपिटल रिजर्व, सब में दिया है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। देखो चेक कर लेते हैं, 3 रिजर्व एंड सरप्लस था। जर्नल रिजर्व है 60,000, कैपिटल रिजर्व है 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,40,000। सो हम लोग जाके भी लिख देते हैं 60, 50 एंड 140। इसका टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा जो आउटर कॉलम में चला जाएगा। सो हम टोटल करते हैं 60 प्लस 50 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 2,50,000। 2,50,000 आ रहा है। ये 2,50,000 पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल है ये 2,50,000। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,50,000 कैसा है वो हमने बताया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं। ओके, सो शेयर होल्डर फंड के अंदर का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब बारी है सी पार्ट की। जो सी पार्ट है ना वो माइनस करना है हमें। यहाँ पर मैं माइनस का साइन डाल देता हूँ, विच इज सी, फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटी साइड चल रहा है, अचानक से हम लोग एसेट साइड की चीजें ले रहे हैं। ठीक है, सो ये जो पार्ट है ना, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल, ये क्रेडिट बैलेंस है, और जो फिक्टिशियस एसेट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट में से डेबिट की चीजें माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, तो फिक्टिशियस एसेट में चेक करते हैं क्या क्या दिया है। वैसे भी फिक्टिशियस एसेट कौन से कॉलम में जाना चाहिए? अगेन थर्ड कॉलम में जाना चाहिए या सेकंड कॉलम में जाना चाहिए? सेकंड कॉलम में जाना चाहिए, करेक्ट। देखो शेयर होल्डर फंड हेडिंग है जो थर्ड कॉलम में जाना चाहिए था, इसके अंदर 3 सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट। तो इन तीनों के लिए ना अगर डायरेक्ट दिया होता ना तो डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिख देते हम लोग, फिर फर्स्ट कॉलम यूज नहीं करते, बिकॉज इनके अंदर चीजें दी गई हैं इसलिए हमने फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में इसके अंदर हमने यूज किया। देखो पूरा ये जो फॉर्मेट है ना वो प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर क्या क्या दिया था? फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर हमको दिया था सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड कमीशन ऑन इशू
ओके, ये दोनों कौन से कॉलम के अंदर आएंगे? दोनों आएंगे फर्स्ट कॉलम में। सो हम लोग देख लेते हैं अमाउंट कितना है। प्रिलिमिनरी का है 20, कमीशन का है 15। सो 20 एंड 15, सो इसका टोटल हो जाएगा 35,000। ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ब्रैकेट में मतलब माइनस करना है। पहला दो अमाउंट प्लस होगा, तीसरा वाला माइनस होगा, तब जाके हमको टोटल मिलेगा। सो हम लोग चेक करते हैं हमारा टोटल है कितना। देखो 5,80,000 प्लस 2,50,000 माइनस 35,000, सो आ रहा है 7,95,000। 7,95,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7,95,000। ये 7,95,000 पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टोटल शेयर होल्डर फंड्स। ये जो हमने स्टार्ट किया था ना शेयर होल्डर फंड, ये तो फाइंड कर रहे थे, जो थर्ड कॉलम में जाना चाहिए था। प्रॉब्लम ये कि शेयर होल्डर फंड डायरेक्टली नहीं दिया था, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ा। तो ये जो 7,95,000 आया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? शेयर होल्डर फंड। तो अब शेयर होल्डर फंड खत्म हो गया, तो अब हम जाते हैं बोरोड फंड की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले अब हेडिंग आएगा, अब ऑल टुगेदर नया हेडिंग आ रहा है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट खत्म, अब आएगी बारी बोरोड फंड्स की। बोरोड फंड्स, ठीक है। सो बोरोड फंड्स का भी नंबर अगेन क्या होगा? थर्ड कॉलम में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 2। इसके अंदर ए आता है सिक्योर्ड लोन्स। तो सिक्योर्ड लोन्स अगर सम में डायरेक्टली दिया होता तो मैं कहाँ लिख देता? सेकंड कॉलम के अंदर। प्रॉब्लम ये कि सिक्योर्ड लोन भी डायरेक्टली नहीं दिया, इसके भी अंदर की चीजें हमको दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल सम में हमको दिया है डिबेंचर्स विच इज अ पार्ट ऑफ सिक्योर्ड लोन, और दिया है बैंक लोन। सो मैं लिख देता हूँ बैंक लोन, 11% बैंक लोन था आई गेस। ओके, 9% डिबेंचर्स था, तो मैं लिख देता हूँ 9% डिबेंचर, और जो बैंक लोन था वो 11% था, तो मैं लिख देता हूँ 11%। देखो ये 11% निकालना नहीं है, इसका नाम 11% बैंक लोन। सो डिबेंचर्स का अमाउंट है 2,50,000, सो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वाले कॉलम में 2,50,000। बैंक लोन का अमाउंट, बैंक लोन का अमाउंट है 1 लाख, सो मैं लिख देता हूँ 1 लाख। सो हो जाएगा ये 3.5 लाख। ये 3.5 लाख क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्योर्ड लोन, जो सेकंड कॉलम में जाना चाहिए था, अभी भी सेकंड कॉलम में गया, बट क्लासिफाई करके इस 3.5 लाख में से, ये जो सिक्योर्ड लोन है ना 3.5 लाख में से, इसमें से डिबेंचर्स कितना है, बैंक लोन कितना है, ये हमने यहाँ पर अलग अलग क्लासिफाई करके बता दिया। ओके, आगे जाते हैं। अब बारी आ रही है बी पार्ट की। बी पार्ट है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन। अब मुझे बताओ अनसिक्योर्ड लोन किसका पार्ट है? अनसिक्योर्ड लोन इज अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड। बोरोड फंड थर्ड कॉलम में जाना चाहिए था, डायरेक्टली नहीं दिया, उसके अंदर एक सब हेडिंग था सिक्योर्ड लोन, सेकंड कॉलम में लिखना चाहिए था, बट प्रॉब्लम था कि इसके भी अंदर की चीजें दी गई थी, इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल किया। अब इसमें अनसिक्योर्ड लोन सब में नहीं दिया है, तो अनसिक्योर्ड लोन का भी जो कॉलम है ना वो 2 है, तो मैं नील कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ पर नील लिखना है। नील क्या रिप्रेजेंट करता है कि अनसिक्योर्ड लोन। अगर सब में अनसिक्योर्ड लोन होता ना यहाँ पर अंदर, तो फिर हम लोग फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल करते फिर सेकंड कॉलम में जाते हैं, बट यहाँ पर तो अनसिक्योर्ड लोन सब में है ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली सेकंड कॉलम में नील किया। ठीक है, ओके। सो अब हमको जो टोटल मिलने वाला है वो होने वाला है टोटल बोरोड फंड्स, कि हमने कितना टोटल बोरो करके अपना बिजनेस में पैसा लगाया है, विच इज 3,50,000। ठीक है, टोटल बोरोड फंड्स इज इक्वल्स टू 3,50,000। अब हमको टोटल भी चाहिए, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स। टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स कैसे मिलेगा? टोटल सोर्सेज ऑफ फंड मिलेगा जब हम लोग शेयर होल्डर के फंड के टोटल को प्लस बोरोड फंड के टोटल को क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। थर्ड कॉलम में जो दो अमाउंट है उनको प्लस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो 7,95,000 एंड 3,50,000, तो टोटल होगा प्लस 3,50,000 11,45,000। मैं लिख देता हूँ 11,45,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 7,95,000 प्लस 3,50,000, एक बार फिर से जस्ट टू बी श्योर, प्लस 3,50,000, ओके 11,45,000। ये है हमारा टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। अब बारी आएगी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की, बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट। बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है यहाँ से। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के सामने कुछ नहीं आने वाला है, इसके अंदर सबसे पहले आएगा फिक्स्ड एसेट, राइट? तो ये आएगा हमारा सबसे पहला
फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सबसे पहले हेडिंग देना पड़ेगा टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड एसेट कौन से इसमें जाना चाहिए, फिक्स्ड एसेट थर्ड कॉलम में जाना चाहिए। डायरेक्टली हमको नहीं दिया है, उसके अंदर एक पार्ट दिया है टैंजिबल, तो टैंजिबल किस में जाना चाहिए, सेकंड। लेकिन प्रॉब्लम यह कि सब में टैंजिबल एसेट भी डायरेक्टली नहीं दिया, इसके अंदर भी पार्ट दिए, तो ये सारे किसके अंदर जाएंगे, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। टैंजिबल में क्या क्या है, टैंजिबल में है बिल्डिंग, देखो ध्यान से, हाँ इनटैंजिबल मत ले लेना, टैंजिबल में सबसे पहले बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, और बस 3 फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, कौन से वाले, टैंजिबल वाले। ठीक है, इनटैंजिबल तो और भी है, फिक्स्ड एसेट तो काफी है, लेकिन फिक्स्ड एसेट में पहले टैंजिबल वाला लेना। सो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। सो मैं लिख देता हूं बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। अब बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, बिल्डिंग का अमाउंट था 3 लाख, 3 लाख लिख देता हूं फर्स्ट कॉलम में। ओके, दूसरे कॉलम में हमको लिखना है फर्नीचर 2.5 लाख, फर्नीचर 2.5 लाख है, तो फर्नीचर के सामने लिख देते हैं हम लोग 2.5 लाख। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 3 लाख, सो मैं लिख देता हूँ 3 लाख, यहाँ पर आ गया 3 लाख। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल फिक्स्ड एसेट्स है ना अब तक का, टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितना हो रहा है, 3 प्लस 2.5 प्लस, तो टोटल करें, तो टोटल इज इक्वल्स टू 3 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस 3 lakhs इज इक्वल्स टू 8,50,000 हो रहा है। ठीक है, 8,50,000 हो रहा है, ध्यान से एंट्री मत कर देना। एक चीज मुझे बतानी है, इसके टोटल में से क्या माइनस करना है, डेप्रीसिएशन, सब में डेप्रीसिएशन था ना, डेप्रीसिएशन प्रोविजन। सो अगेन ये सब प्लस होगा, इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा। डेप्रीसिएशन का अमाउंट था सब में ये रहा 80,000, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 80,000, और 80,000 माइनस में है तो ब्रैकेट डाल देता हूँ, पहले 3 अमाउंट प्लस ये वाला माइनस, तब जाके हम लोग को फिक्स टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का टोटल मिलेगा जो सेकंड कॉलम में जाएगा। ठीक है, ओके, सो चेक करते हैं, इसमें से अगर माइनस कर दे 80,000, सो आएगा 7,70,000, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7,70,000। ये 7,70,000 क्या रिप्रेजेंट करता है, टैंजिबल एसेट्स। टोटल टैंजिबल एसेट्स कितने, 7,70,000 क्या रिप्रेजेंट करता है, टैंजिबल एसेट्स कितने। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम के अमाउंट्स क्या बताते हैं कि टैंजिबल एसेट्स के अंदर कौन सा एसेट कितना है। ओके, सो टैंजिबल एसेट्स का पार्ट खत्म। अब बारी आएगी इनटैंजिबल एसेट्स की। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स, अगेन इनटैंजिबल जो है सेकंड कॉलम में जाना चाहिए, इंटैंजिबल एसेट्स सेकंड कॉलम में जाना चाहिए, बट प्रॉब्लम है कि सब में डायरेक्टली नहीं दिया इंटैंजिबल एसेट्स, तो उसके अंदर की भी सब हेडिंग्स है। अब देखते हैं कितने इंटैंजिबल एसेट्स हमारे पास है, एक है या एक से ज्यादा है। ओके, सो हमारे पास एक ही इंटैंजिबल एसेट है विच इज गुडविल, और कोई इंटैंजिबल एसेट नहीं है, कोई और इंटैंजिबल एसेट नहीं है। मैं जाता हूं, अब देखो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, यहां मैं लिख देता हूं गुडविल। ठीक है, गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट है 1 लाख। सो मैं जा रहा हूँ और देखो मैं डायरेक्टली 1 लाख कहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटैंजिबल एसेट्स का हेडिंग 2 है, तो इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो तो हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखा करते थे ना। हाँ, फर्स्ट कॉलम में लिखा करते थे, बट अगर वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तो जैसे सब में पेटेंट्स भी दिया होता, तो मैं क्या करता, गुडविल का अमाउंट यहाँ लिखता, पेटेंट का अमाउंट यहाँ लिखता, दोनों को प्लस करके बाहर लिख देता। बट यहाँ पर जो इंटैंजिबल एसेट है ना, वो एक ही है, गुडविल। ठीक है, सो हम लोग इसको ये वाले कॉलम में नहीं लिख सकते, डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिखना पड़ेगा। मतलब इंटैंजिबल का एसेट्स का टोटल ही 1 लाख है, ये 1 लाख रिप्रेजेंट करता है गुडविल, यही 1 लाख रिप्रेजेंट करता है इंटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, ओके, अब टोटल फिक्स्ड एसेट्स कैसे मिलेगा हम लोग को, टोटल एफ ए मिलेगा, ऊपर वाला टोटल 7,70,000 प्लस ये 1 लाख, इसको प्लस करें तो हो जाएगा 8,70,000। 8,70,000 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल फिक्स्ड एसेट्स 8,70,000। ठीक है, तो ये था 7,70,000, ये 1 लाख मिला के हो गया 8,70,000। अब बारी आती है हमारे तीसरे पार्ट की, फिक्स्ड एसेट्स तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कौन से कॉलम में जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स जाना चाहिए थर्ड कॉलम में। ठीक है, देखो जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ना, जैसे फिक्स्ड एसेट्स
थर्ड कॉलम में जाना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट थर्ड कॉलम में जाना चाहिए था। इसके अंदर कोई सब हेडिंग्स नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग इन्वेस्टमेंट, सब में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया था। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था 2 लाख, तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लिख के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 लाख। ठीक है, डायरेक्टली। जैसे अगर सम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डायरेक्टली दिया होता, सीधा फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट 10 लाख दिया होता, तो मैं फिक्स्ड एसेट डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिख देता यहाँ पर, टेंशन ही नहीं। ठीक है, ओके। तब बारी आएगी तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट है वर्किंग कैपिटल। अब क्या सम में वर्किंग कैपिटल दिया है डायरेक्टली? ना, वर्किंग कैपिटल जैसा तो कुछ समय दिखा ही नहीं। वर्किंग कैपिटल हेडिंग है। वर्किंग कैपिटल के अंदर सबसे पहला जो हेड आता है उसका नाम है करंट एसेट। ठीक है, देखो वर्किंग कैपिटल कौन से कॉलम में जाना चाहिए? थर्ड। करंट एसेट्स कौन से कॉलम में जाना चाहिए? सेकेंड। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके भी अंदर चीजें दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स के अंदर और एक हेडिंग आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्विक एसेट। ठीक है, यह हेडिंग है। अब इसके अंदर हमको सारे करंट लेकिन क्विक एसेट्स की हेडिंग्स लिखनी है। ये सब का सब जो लिखेंगे हम लोग कौन से कॉलम में आने वाला है? फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने करंट एसेट है जो कि क्विक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्यू लिखा, क्यू मतलब क्विक। सो करंट एसेट्स के अंदर क्विक एसेट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। 15 और 90, सो मैं लिख देता हूं 15,000, 90,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के बाद डेटर्स। करंट एसेट तो है, क्या क्विक है? हाँ, डेटर्स क्विक है, बस ये लास्ट क्विक एसेट है डेटर्स। सो मैं डेटर्स लिख देता हूं। डेटर्स का अमाउंट है 1,50,000, मैं लिख देता हूं 1,50,000। तो देखो 3 क्विक एसेट्स हैं, तो इन तीनों का टोटल करके बाहर लिख देते हैं। ये तीनों करंट एसेट्स तो है बट क्विक करंट एसेट्स है। ठीक है, इनका टोटल करते हैं। टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 15,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000, 2,55,000। देखो इसका जो टोटल है ना उसको इनर कॉलम में ही रखेंगे हम लोग, 2,55,000। ये 2,55,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल क्विक एसेट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको बाहर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि है ना बाहर करंट एसेट्स आने वाला है। देखो यहाँ पर मैंने 2 लिखा ना, करंट एसेट्स 2, करंट एसेट्स का टोटल बाहर आने वाला है। ठीक है, तो अब तक करंट एसेट्स खत्म नहीं हुए, और भी करंट एसेट्स है, बट अब जो आने वाले वो नॉन क्विक करंट एसेट्स है। तो नॉन क्विक करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आने वाला है? सो मैं लिखता हूं नॉन क्विक करंट एसेट्स। ठीक है, जिनको हम लोग नॉन क्विक एसेट बोलते हैं। नॉन क्विक एसेट्स के अंदर 2 है। पहले वाले का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक। ये 2 नॉन क्विक एसेट्स हैं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इनका वैल्यू। प्रीपेड एक्सपेंस का था 50 और स्टॉक है 2 लाख, तो मैं लिख देता हूँ 50 और 2 लाख, 50,000 और 2 लाख। तो टोटल नॉन क्विक कितना हो जाएगा? टोटल जो नॉन क्विक है वो हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, ओके। अब ये जो टोटल करंट एसेट है, करंट एसेट्स कैसे मिलेगा? करंट एसेट्स मिलेगा 2,55,000 प्लस 2,50,000 को प्लस कर दो, विच इज 4,55,000। 4,55,000 नहीं, सॉरी 5,05,000 आ रहा है टोटल। 5,05,000 एक बार चेक कर लेते हैं। 2,50,000 प्लस 2,55,000, सो टोटल 5,05,000 हो रहा है। ठीक है, तो अगर टोटल गड़बड़ हो गया तो फाइनल आंसर टैली करेगा नहीं। ठीक है, सो हमने टोटल नॉन क्विक डाल दिया यहाँ पर 5,05,000। उसके बाद अब बारी आती है हम लोगों का आगे का पार्ट करने का, जिसके अंदर आने वाला है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आएगा क्विक लाइबिलिटीज। अगेन करंट लाइबिलिटीज सेकंड कॉलम में जाना चाहिए, डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से कॉलम में लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले बारी आएगी क्विक लाइबिलिटीज की। क्विक लाइबिलिटीज के अंदर हम लोग किस किस को लेंगे? तो सब में जाए तो सबसे पहला क्विक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, 1,25,000, तो हम लोग लिखेंगे
क्रेडिटर्स 1,25,000। ओके, उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज डिविडेंड। सो मैं लिख देता हूँ PFD शॉर्ट में, और PD लिख देता हूँ प्रपोज डिविडेंड शॉर्ट में। दोनों का अमाउंट है, एक का अमाउंट है 1,40,000 और 30। सो मैं लिख देता हूँ 1,40,000 और 30। ओके, और कोई क्विक लाइबिलिटी है क्या? नहीं, कोई भी क्विक नहीं है, अब सिर्फ नॉन क्विक बचा है, एक ही है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसका टोटल करके टोटल क्विक लाइबिलिटी कितना वो निकाल लेते हैं। टोटल क्विक लाइबिलिटी है 1,25,000 प्लस 1,40,000 प्लस 30,000, सॉरी 2,95,000। अब ये 2,95,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्विक लाइबिलिटी, ठीक है, क्विक लाइबिलिटीज। उसके बाद बारी आएगी नॉन क्विक लाइबिलिटीज की। सो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर नॉन क्विक लाइबिलिटीज। अब नॉन क्विक लाइबिलिटी के अंदर एक ही दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी है, बट नॉन क्विक लाइबिलिटी है, ठीक है। इसका पेमेंट इतना जल्दी नहीं करना है, ये सब क्विक लाइबिलिटीज है, इनको जल्दी पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 1,35,000। सो मैं लिख देता हूँ 1,35,000, 35,000 लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे 2,95,000 प्लस 1,35,000। सो अगर हम लोग टोटल करें 2,95,000 प्लस 1,35,000, सो आ रहा है 4,30,000। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4,30,000। ये 4,30,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? वर्किंग कैपिटल मिलेगा CA माइनस CL। देखो CA का एसेट्स, करंट एसेट्स का टोटल कितना आया था? 5,05,000, राइट। 5,05,000 माइनस करंट लाइबिलिटी का कितना मिला? 4,30,000। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, जरा कैलसी पे चेक करते हैं। 5,05,000 प्लस 4,30,000 इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस कर दिया, माइनस करना था। 5,05,000 माइनस 4,30,000, 75,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 75,000। ये 75,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्किंग कैपिटल। अब हमको क्या निकालना है? फाइनल आंसर, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कैसे मिलेगा? जब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स का टोटल, इन्वेस्टमेंट का टोटल और वर्किंग कैपिटल के टोटल को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। सो हमारा देखो, ये फिक्स्ड एसेट्स का टोटल था 8,70,000, 8,70,000 प्लस इन्वेस्टमेंट्स का टोटल है 2 लाख, तो हो गया 10,70,000। और यहाँ जाके वर्किंग कैपिटल है 75,000, ठीक है। सो प्लस 75,000, सो आ रहा है 11,45,000, 11,45,000। क्या हमारा सम राइट है? कैसे पता चलेगा सम राइट है कि रॉन्ग है? टोटल सोर्सेस ऑफ फंड और टोटल एप्लीकेशन मैच होना चाहिए। अगर हम लोग चेक करें तो हमारा देखो टोटल सोर्सेस कितना था? 11,45,000, और हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी कितना आ रहा है? 11,45,000। इसका मतलब हमने जो बैलेंस शीट बनाया वो टैली हो रहा है और सही है, ठीक है। सो ये था हमारा सारा वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,